बिंदुओं के पार कोई रहस्य गहरा छुपा है। अरे वाह। शायद बादलों के पार कोई मजनू, कोई जितेन जामिती बनाए बैठा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री झूलेलाल। मेरा नाम है जितेंद्र चोइथानी और मैं ज़्यादातर साइलेंट पार्टीशन पे लिखता हूँ। कविताएं मैं सिंधी, हिंदी, कभी कभी अंग्रेज़ी और कुछ थोड़ी बहुत उर्दू में लिखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जीवन में कई ऐसे मुकाम आते हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम कुछ लिखें। कई बार वो फ्री वर्सेस में होता है, कई बार हम मीटर में लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अलग अलग कविताओं की कुछ कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूं। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम और करुणा का स्थान रहता है, चाहे वो प्रेमिका के रूप में हो, चाहे माँ या बहन या बेटी के रूप में। तो पहली कविता आपके सामने है, प्रेम अभी बचा हुआ है। लोग कहते हैं प्रेम अब आसान नहीं है। लोग कहते हैं प्रेम अब आसान नहीं है, बहुत शर्तें हैं, बहुत डर है। मैं कहता हूँ प्रेम मुश्किल नहीं हुआ, हम बस जल्दी में रहने लगे हैं। प्रेम आज भी उसी जगह मिलता है जहाँ कोई हमारी बात पूरी सुन ले और कुछ कहने से पहले 2 पल रुक जाएं। सवाल ये आता है कि प्रेम फिर मिलता कहाँ है? प्रेम वहाँ मिलता है जहाँ किसी की कमज़ोरी हमें ताकत की तरह नजर आए और उसका फ़ायदा उठाने का ख्याल भी ना आए। प्रेम की भाषा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रेम चिल्लाता नहीं है, वो बस आपके साथ बैठ जाता है। प्रेम चिल्लाता नहीं है, वो बस आपके साथ बैठ जाता है और अगर आप थक जाओ तो थोड़ा खामोश भी रह लेता है। मुझे नहीं पता कि हम सबको प्रेम मिलेगा या नहीं। मैं सच में नहीं जानता कि हम सबको प्रेम मिलेगा या नहीं, परंतु अगर आज भी तुम किसी पर धीरे धीरे भरोसा कर सकती हो तो शायद प्रेम अभी टूटा नहीं है। हाँ, एक बात और है कि अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश ना कर रहा हो, अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश ना कर रहा हो तो समझ लेना बस यही प्रेम है। शुक्रिया। जब हम शुक्रिया साइलेंट पार्टीशन की बात करते हैं, पार्टीशन पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख चुके हैं और सिंधी में मैं ज़्यादातर लिखता हूँ तो थोड़ा अनुवादित आपको कविता की तरह महसूस होगी। तो कुछ ऐसी बातें मुझे याद आती हैं जो मेरे दादा मेरे से कहा करते थे और हमारे बीच में एक बड़ी अच्छी सी गुफ्तगू थी। मैं जब छोटा था तो बहुत ही नटखट और बदमाश बच्चा हुआ करता था और स्कूल की वैन से बंक करके, मतलब वैन में बैठता नहीं था और तुरंत दादा के घर चला जाया करता था, क्योंकि मैं खाने पीने का शौकीन था और दादाजी जानते थे भाई ये आया है तो आप भगत करनी पड़ेगी। जब भी मैं पहुंचता था वहाँ तो फिर सामने गन्ने का जूस वाला हुआ करता था। अभी जैसे आप एक ग्लास में पीते हैं तो पहले वो लकड़ी के उससे चलाया करते थे और लोटे में ऐसे भर के होता था। मुझे याद नहीं मैं कितने लोटे या कितने ड्रम पी जाया करता हूँ उस समय। तो अगली कविता है, जो बच गया वो दर्द था। दादा कहते थे ठट्टा में हमारे खेत बरसात की तरह फैलते थे। ठट्टा सिंध पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पहले तो हमारा ही था। दादा कहते थे ठट्टा में हमारे खेत बरसात की तरह फैलते थे और मैं ये सोचता था कि इतनी ज़मीन वाला आदमी कैसे बगैर ज़मीन के जीता होगा। पर हम दोनों जानते थे कि पार्टीशन में आदमी अपना घर नहीं खोता, पहले अपने आप को खोता है और फिर सब्र खोता है। दादा जवान थे और परिस्थितियां बूढ़ी। लोग भाग रहे थे और एक लकीर खिंच रही थी। लोग भाग रहे थे और एक लकीर खिंच रही थी और एक रात में एक पूरा खानदान इतिहास की छत से फेंक दिया गया। दादा जवान थे, परिस्थितियां बूढ़ी और एक लकीर खिंच रही थी और एक पूरा खानदान एक रात में इतिहास की छत से फेंक दिया गया। दादा के दिमाग में एक दुख था बड़ा भारी।
दादा के दिमाग में एक दुख था बड़ा भारी। अपनी पनियल आंखों से कहते थे, जीतू दफा कर दिया गया हमें। हमने सीमा पार नहीं की थी, सीमा ने हमें धकेला था। गर्व भी रात की रोटी नहीं पकाता, गर्व भी रात की रोटी नहीं पकाता। उसूलों पर रहकर ईमानदारी घर की दीवारें तो संभाल सकती हैं, पर तुम्हारा घर नहीं। गर्व भी गर्व भी रात की रोटी नहीं पकाता। उसूलों पर रहकर ईमानदारी तुम्हारी दीवारें संभाल सकती हैं, पर तुम्हारा घर नहीं। दादा बूढ़े हुए और आवाज नहीं टूटी, फिर भी उनकी आंखों में वही एक अनकहा सवाल कि इतना सब खोने के बाद, इतना सब खोने के बाद हम आज भी खामोश क्यों हैं? मैंने अक्सर देखा है, माँ जब बर्तन धोती है, पापा जब बिना शिकायत के चुप रहते हैं। माँ जब बर्तन धोती है, पापा जब बिना शिकायत के चुप रहते हैं, तो दादा का वो पार्टीशन फिर से हमारे घर में होता है। दादा अब नहीं है, दादा अब नहीं है, अब सच बचा है और कुछ थोड़ा दर्द है, वही आगे बढ़ा है। क्योंकि दादा कहते थे, ठट्टा में हमारे खेत बरसात की तरह फैलते थे। शुक्रिया। मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक पुरुष भी है और स्त्री भी है, और हम अपने काउंटर पार्ट्स को खोजने की कोशिश करते हैं। सिंपल इंग्लिश में या आज की भाषा में वाइब्स मैच हो जाना ऐसा कहते हैं। पर कहीं ना कहीं जब हम लिखते हैं तो हम खुद को इमेजिन दूसरी तरह से भी करके लिखते हैं। और ये मेरी कविता थोड़ी नारीवादी सोच पर है, कोशिश की है, धृष्टता की है। जो सामने बैठी हैं मैं उनके सामने। स्वर्ण का छल। पुरुष ने सोना पहनाया, पुरुष ने सोना पहनाया मुझे मुस्कान के मुखौटे संग। पुरुष ने सोना पहनाया मुझे मुस्कान के मुखौटे संग, पर उसकी आंखों में हमेशा साहूकार का ढंग। पुरुष ने सोना पहनाया मुझे मुस्कान के मुखौटे संग, पर उसकी आंखों में हमेशा साहूकार का ढंग। मेरे गले की जंजीर उसकी ऋण की बोली है, मेरे कानों की झुमर गिरवी की बोली है। यह आभूषण मेरा नहीं, ये उपहार लगता है, पर ये गिरवी की कहानी है। मुझसे कहा गया ये हार है तुम्हारा ऐश्वर्य, पर मैं जानती हूं ये तिजोरी की चाबी है। मुझे कहा गया ये हार है तुम्हारा ऐश्वर्य, पर मैं जानती हूं ये तिजोरी की चाबी है। मुझे कहा गया ये कंगन है प्रेम की निशानी, पर मैं जानती हूं ये गिरवी की कहानी है। पुरुष ने सोना मुझे पहनाया मुस्कान के मुखौटे संग, और भीतर उसकी आंखों में हमेशा साहूकार का ढंग। हम जब छोटे होते हैं तो रसोई में पहुंच जाते हैं और माँ से जिद करते हैं कि गरम गरम रोटी खानी है तुरंत, और ज़रा भी ठंडी होती है तो हम खाते नहीं थे। शायद आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि जिद करके वो तुरंत तवे से जो उतरती हुई रोटी है गर्मा गर्म। सिंधियों में एक रोटी बनती है, थोड़ा सिंपली मैं बताऊं, गुड़ की रोटी। शायद आप में से भी कुछ लोग खाते होंगे। तो बिल्कुल गरम गरम खाने में मज़ा आता है। उसको आप ऐसे खोलो तो भाप उड़ रही हो, गुड़ हो उसमें और घी। तो अगली ये कविता माँ के नाम। अगर माँ खुद लिखती तो क्या लिखती? माँ कभी नहीं चाहती कि वो हमेशा माँ रहें। माँ कभी नहीं चाहती कि वो हमेशा माँ रहें, वो भी चाहती है कि उसे सबके बराबर का अधिकार मिले। माँ कभी नहीं चाहती कि वो भी माँ रहें, वो चाहती है कि उसको भी सबके बराबर का अधिकार मिले। गुस्सा करने का, प्यार करने का, नाराज होने का और कभी कभी कोप भवन जाने का। माँ कभी नहीं चाहती कि वो हमेशा माँ रहें, वो भी चाहती है कि उसको भी बराबर का अधिकार मिले। गुस्सा करने का, प्यार करने का और कभी कभी कोप भवन जाने का। माँ खुद भी चाहती है कि उसको कभी कभी तवे से उतरती गरम गरम रोटी खाने को मिले। माँ खुद भी चाहती है कि उसको तवे से उतरती गरम गरम रोटी मिले,
पर दूसरों की गलतियों की माफ़ी मांगते मांगते, पर दूसरों की गलतियों की माफ़ी मांगते मांगते वो अपने हिस्से की गलतियां करना भी भूल गई। दूसरों की गलतियों की माफ़ी मांगते मांगते वो अपने हिस्से की गलतियां करना भी भूल गई। अरे सच कहूं तो माँ को यह भी नहीं पता कि उसको भगवान का दर्जा मिला है। माँ को यह भी नहीं पता कि उसको भगवान का दर्जा मिला है। भगवान तो हर जगह नहीं दिखता, पर माँ तो दिखती है ना। ये वैसे जो मैंने आपको सुनाई है सब सिंधी में लिखी हुई है, तो थोड़ा जैसा मैंने कहा अनुवादित आपको लगा होगा, परंतु मुझे लगता है कि यहाँ सिंधी भाषी कम लोग होंगे, तो इसलिए मैं हिंदी में सुनाई। अब कुछ आप शेर कहें, शायरी कहें या आज़ाद ख्याल में। लगता कलम कच्ची मेरी, लगता कलम कच्ची मेरी, विस्फोट नहीं कर पा रही। लगता कलम कच्ची मेरी, विस्फोट नहीं कर पा रही। प्रीत जगी ना दिलों में कहीं, नफरत तो नहीं भड़का रही। लगता कलम कच्ची मेरी, विस्फोट नहीं कर पा रही। प्रीत जगी ना दिलों में कहीं, नफरत तो नहीं भड़का रही। देख रहा चाहूं और मैं, देख रहा चाहूं और मैं सत्ता पलायन की साजिशें। देख रहा चाहूं और मैं सत्ता पलायन की साजिशें। अब खुद को हंसाया करता हूं, अब खुद को हंसाया करता हूं व्यर्थ की इन बंदिशों पे। लगता कलम कच्ची मेरी, विस्फोट नहीं कर पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का स्थान देने का।